जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस क्लास में कक्षा 12 के प्रश्नावली 1.1 को आज समाप्त कर देंगे। लगभग मुझे लगते हैं सभी सवाल आज हो जाएंगे। ठीक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक। देखते हैं सवाल कौन कौन से हैं। देखिए, हम लोग ने 10 सवाल कर लिए थे। हमें 11वां सवाल देखिए। लिखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर बराबर पी क्यू बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक आर तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि P नॉट इक्वल टू 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। तो इसको मैं तुम्हें बाद में सिद्ध करूंगा। पहले मैं इसको तुल्यता संबंध सिद्ध करूंगा। और तुल्यता संबंध मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा, तभी सवाल समझ में आएंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग के मिल जाएगा। ठीक। देखते हैं सवाल कौन से हैं। देखिए, लिखा है जो मूल बिंदु से P और मूल बिंदु से Q की दूरी बराबर है। ठीक। तो मैं मान लेता हूँ, माना मूल बिंदु O है। ठीक। यहाँ पर लिख लेंगे, माना मूल बिंदु हमारा O है। क्या है? O है। ठीक। मान लीजिए हमारा मूल बिंदु O है। अब सवाल में कह रहा है कि बिंदु, देखिए तब R बराबर हमारा क्या बनेगा, ध्यान समझेंगे। मैं पूरी भाषा नहीं लिखूंगा, समझने के लिए शॉर्ट फॉर्म लिख दूंगा। तो लिखा है बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है। मतलब P और Q की दूरी क्या है, समान है। मतलब O से, ध्यान समझिएगा, O से P और O से Q की दूरी क्या है, बराबर बराबर है। मतलब ये दोनों क्या है, बराबर बराबर है। ठीक। तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि और P और Q में क्या संबंध है भाई साहब, सच दैट P बराबर OP बराबर चाहे PQ, OP बराबर OQ। ठीक। ये भी तो मैं लिख सकता हूँ, एक ही बात है। मतलब मैंने उसको इतना बड़ा ना लिख करके मैंने बस छोटे में लिख दिया उसे। ठीक। अब ध्यान से देखेंगे, मैं इसको स्वतुल्य संबंध सिद्ध करूंगा ना। निकालेंगे यहाँ पर पहला स्वतुल्य संबंध के लिए। ठीक। भाई साहब, मैंने बताया है स्वतुल्य संबंध के लिए इन दोनों की शकल बराबर बराबर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर P और Q में संबंध बनाया है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं PRQ, मतलब P और Q में संबंध है। ठीक। तो मैं यहाँ पर, देखिए मैं बताया था कि दोनों की शकल यहाँ पर बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर OP है तो यहाँ पर भी OP होनी चाहिए, यहाँ पर P है तो यहाँ पर भी क्या होनी चाहिए, P होनी चाहिए। तो मान लेंगे यहाँ पर PRP। PRP में मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ पर पी आर क्यू था तो पी क्यू लिखा गया था। हमारा दोनों जगह पी है तो मैं दोनों जगह क्या लिखूंगा, पी लिखूंगा, ओपी लिखूंगा। इसलिए ओपी बराबर ओ क्यू हो जाएगा हमारा। देखिए, ओ तो उसी तरह है, हमारा जहाँ जहाँ क्यू था मैंने वहाँ पी लिखा है, तो यहाँ पर क्यू था तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, अच्छा यहाँ पर पी रहेगा, ओपी हो जाएगा। ठीक। अब भाई साहब ये तो सही बात ना है, कोई संख्या खुद के तो बराबर होती है ना है, तो ओपी बराबर ओपी है। मान लीजिए मेरी हाइट 5 है तो मैं खुद के तो बराबर हूँ हुई ना, तो मतलब ये सही बात है। इसलिए आर स्वतुल्य संबंध है, आर स्वतुल्य संबंध है। ठीक। अब निकालेंगे दूसरा सममित संबंध के लिए, सममित संबंध ना। ठीक। सममित संबंध जांच करेंगे हम लोग। तो देखिए मैंने बताया था जो ये लिखा है उसी का उल्टा होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे पी आर क्यू, मतलब पी और आर क्यू में क्या संबंध है भाई साहब, ओपी बराबर ओ क्यू है। ठीक। अच्छा बताइए, अगर OP बराबर OQ है तो इसका उल्टा हम क्या लिख सकते हैं बताइए। मैं इसका उल्टा ये नहीं लिख सकता हूँ, OQ बराबर क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा। उल्टा का मतलब ये इन दोनों का आपस में स्थान बदल जाएगा। ठीक। अब बताइए, ध्यान समझिए, यहाँ पर PRQ को मैंने क्या लिखा है, OP बराबर OQ लिखा है। तो यहाँ पर पहले P था तो मैंने पहले P लिखा है, और बाद में Q था तो बाद में Q आया है। ठीक। लेकिन भाई साहब मेरा यहाँ पर पहले Q आया तो मैं पहले Q लिखूंगा, और बाद में P आया है तो मैं बाद में P लिखूंगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से समझेंगे, लिख सकता हूँ
इस पूरे समीकरण को मैं लिख सकता हूँ क्यू आर पी, लिख सकता हूँ कि नहीं? ध्यान से देखिए, ओपी बराबर ओक्यू था तो पी आर क्यू लिखा गया है, हमारा ओक्यू बराबर ओपी है तो मैं इसे ओ आर और ओपी लिख सकता हूँ, ठीक। अरे क्यू आर पी लिख सकता हूँ। अब देखिए इसी का उल्टा है ना ये, और सममित में यही तो सिद्ध करना था उल्टा, इसलिए आर सममित संबंध है, आर सममित संबंध है, ठीक, सममित संबंध है। अच्छा तीसरा पॉइंट सिद्ध करेंगे हम इसको संक्रामक। मैंने बताया था 3 बिंदु लेकर चलूंगा, ठीक। तो मान लीजिए, अच्छा मैं लिख दे रहा हूँ संक्रामक संबंध के लिए, ठीक, ये संक्रामक संबंध के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पी क्यू लिखा, मैं एक आर बिंदु ले लेता हूँ, ठीक। तो पी क्यू आर मान लीजिए मैंने 3 बिंदु लिए हैं, ठीक। और मान लीजिए बिलोंग्स टू है ना, बिलोंग्स टू जो समुच्चय लिखा था ये, उसमें से ले लेंगे, ठीक। अब भाई साहब मैंने बताया था पी क्यू में निकालूंगा, फिर क्यू आर में निकालूंगा, फिर पी और आर में से अपने आप जादू से निकल जाएगा, ठीक। तो पी और क्यू में संबंध निकालेंगे, तो निकालेंगे यहाँ पर पी आर क्यू, ठीक। पी आर क्यू में संबंध हमारा क्या बनेगा? देखिए पी आर क्यू में तो वही ना बनेगा, ओपी बराबर ओक्यू हो जाएगा, ओपी बराबर क्या मिलेगा? ओक्यू मिल जाएगा, लिख देंगे यहाँ पर ओक्यू, ठीक। अब हमारा पी क्यू में हो गया, अब हम निकालेंगे क्यू आर में निकालेंगे, ठीक। तो हम निकालेंगे यहाँ पर क्यू आर, तो क्यू आर पी मतलब क्यू और पी में संबंध क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर क्यू, अच्छा यहाँ पर पी रहेगा ना, तभी तो यहाँ पर रहेगा पी आर क्यू को मैंने ओपी बराबर ओ क्यू लिखा है, लेकिन मुझे क्यू आर का निकालना है तो ओ क्यू बराबर ओपी मिल जाएगा, ओ क्यू बराबर ओ आर मिल जाएगा, क्योंकि हम आर में निकालेंगे। तो ओ क्यू बराबर क्या मिलेगा हमें? ओ आर मिल जाएगा, ठीक। ओ क्यू बराबर ओ आर। भाई साहब देखिए ओ क्यू बराबर ओ आर। अब देखिए ध्यान से, समीकरण 1 बनाइए और समीकरण 2 है, ठीक। समीकरण 1 और 2 से क्या संबंध? देखिए ओपी बराबर ओ क्यू है और ओ क्यू बराबर ओ आर, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि ओपी बराबर ओ आर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दूंगा ओपी बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं? ओ आर लिख सकता हूँ, ठीक। अब ध्यान समझेंगे, यहाँ पर पी लिखा है तो मैं पहले पी लिख सकता हूँ, और बाद में आर लिखा है तो मैं पहले आर लिख दे लेता हूँ, और दोनों हम लोग यहाँ पर क्या निकाला? संबंध निकालना है। तो पी आर आर को मैं लिख सकता हूँ कि नहीं? जिसे ध्यान समझिए, यहाँ पर पी आर क्यू को मैंने क्या लिखा है? पी ओ पी बराबर ओ क्यू लिखा है। उसी तरह ओ पी बराबर ओ आर है, तो मैंने मेरा पहले पी है बाद में आर है, तो मैंने इसको बना दिया है, इसलिए हमारा आर क्या हो जाएगा? आर संक्रामक संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संक्रामक संबंध है, ठीक, संक्रामक संबंध है। अब देखिए चूंकि आर स्वतुल्य कामा सममित कामा संक्रामक तीनों को दर्शाता है, ठीक, तीनों को दर्शाता है, इसलिए आर तुल्यता संबंध क्या है? इसलिए आर तुल्यता संबंध है। एक देखिए भाई साहब, यहाँ से तो 5 नंबर मिल जाएंगे, 4 नंबर, अगर 5 नंबर का सवाल आएगा तो 4 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हमसे इसी में एक चीज और पूछा है, ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सवाल देख ले रहा हूँ। देखिए लिखा है पी, सिद्ध कीजिए कि पी क्यू मूल बिंदु पर नहीं होगा। आप बताइए, ध्यान से समझिएंगे। अब मान लीजिए मैंने चित्र बनाया था कुछ इस तरह ना, यहाँ पर मेरा मान लीजिए यहाँ पर ओ था मूल बिंदु, और इन दोनों के बीच की दूरी पी था, और यहाँ पर क्यू था, ये तो चित्र हमारा बना था। अब बताइए हमारा मूल बिंदु क्या है? हमारा मूल बिंदु ओ ना है कि हमारा वो मूल बिंदु पी है? तो हमारा मूल बिंदु ओ है, इसलिए ना पी जो है कि वो 0 0 पर उपस्थित नहीं है। 0 0 का मतलब क्या है? उपस्थित नहीं है 0 0 पर, क्योंकि हमारा 0 0 मतलब मूल बिंदु हमारा क्या है? ओ है। सवाल में ये तो सिद्ध करने के लिए कह रहा था, और क्या कह रहा है कि से संबंधित सभी समुच्चयों का पी से होकर जाने वाले एक ऐसे बिंदु को निरूपित करता है जिसका मूल बिंदु के। देखिए ध्यान से, मान लीजिए अगर ओपी बराबर हमारा, देखिए तो ओपी बराबर और ओक्यू दोनों बराबर हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ओपी बराबर क्या हो जाएगा? ओक्यू, ठीक।
आइए एक दोनों प्रकार क्या है, हमारे रेडियस मान लीजिए आर का काम करेंगे, ठीक, ये दो त्रिज्या है। अब भाई साहब ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, अगर इसको मिलाएंगे तो एक प्रकार क्या बनेगा, वृत्त बनेगा, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि इसका मूल बिंदु से, इसका मतलब मूल बिंदु पर केंद्र पी नहीं है। अच्छा, हमसे सवाल में पूछा गया, मैं इसको थोड़ा देख ले रहा हूँ। कह रहा है कि ऐसे वृत्त को निरूपित करना जिसका मूल बिंदु केंद्र है। भाई साहब ये वृत्त जो बनेगा इसका मूल बिंदु केंद्र ही तो है, इसलिए वृत्त का केंद्र क्या बनेगा हमारा, वृत्त का केंद्र 0 0 होगा। भाई साहब पी नहीं होगा मूल बिंदु, क्योंकि ये तो चर बिंदु है ना, ये चल बिंदु है, ये चलता रहेगा और क्यों भी चल बिंदु है, लेकिन हमारा वो क्या है, मूल बिंदु है। हम लोग देंगे बस इतना ही सोल्यूशन हो जाएगा हमारा, ठीक। हमारा मेन सोल्यूशन यहाँ पर था, ठीक। यहाँ तो आप लोग अपने से बना के लिख देंगे, सवाल लग जाएगा। देखते हैं अगला सवाल क्या है, उतार लेंगे सवाल, मस्त सवाल है। अगला सवाल देखिए, बराबर देखिए लिखा है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में आर बराबर T1 T2 लिखा है, T1 T2 के समरूप है, द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है ना। भुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 और भुजाओं 5 12 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6 8 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1 T2 T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। देखिए बहुत सवाल लिखा है बढ़िया, और सवाल बड़ा है नहीं। देखिए मान लीजिए कोई समुच्चय लिखा है ना, समुच्चय सवाल में लिखा है, आर बराबर सवाल में क्या लिखा है, ध्यान से समझेंगे। आर बराबर लिखा है T1 T2 लिखा है, सच दैट लिखा क्या है, T1 T2 के समरूप है, ठीक। T1 T2 के समरूप है, ठीक, समरूप है, मतलब दोनों की शकल बराबर है। अब समरूप त्रिभुज हैं, भाई साहब आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ पर वो तो कंसेप्ट बहुत कम लगेगा, वो बाद में लगेगा, ठीक। मैं अपन निकालूंगा पहले स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए, ठीक। देखिए मैंने बताया था यहाँ पर, अच्छा देखिए यहाँ पर T1 T2 में संबंध है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर T1 R T2, मतलब T1 और T2 में संबंध है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। देखिए ध्यान से, T1 R T1 मैंने बताया है कि दोनों की शकल बराबर बराबर होनी चाहिए स्वतुल्य संबंध के लिए। यहाँ पर T1 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, T1, ठीक। तो यहाँ पर T2 था तो बाद में T2 है, हमने दोनों जगह T1 लिखा है, तो हमारा यहाँ पर दोनों जगह क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। तो हमारा संबंध क्या बनेगा, T1 T1 के समरूप है, समरूप है। ऐसा ही बात है ना। बताइए खुद कोई संख्या खुद के समरूप तो होती है, कोई भी त्रिभुज खुद के समरूप तो होता है ये, इसलिए आर हमारा क्या हो जाएगा, आर स्वतुल्य संबंध है, क्या है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक। अब निकालेंगे यहाँ पर सममित संबंध के लिए, सममित संबंध। सममित संबंध देखिए ध्यान से, जो लिखा है उसी को हम लिखते हैं और इसी का उल्टा हम लोग सिद्ध कर देंगे। देखिए T1 और T2 में संबंध लिखा है, T1 और T2 का लिखा है T1 T2 के समरूप है, क्या है, समरूप है, ठीक। भाई साहब मैं इसका उल्टा कर दूं, अगर T1 T2 के समरूप है तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि T2 T1 के समरूप हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा T2 T1 के समरूप है। अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान समझिए, यहाँ पर T1 था तो पहले T1, बाद में T2 था तो बाद में T2 है, लेकिन हमारे यहाँ पर पहले T2 आया है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, T2 R T1, ठीक। देखिए जो संबंध मैंने लेकर चला था उसी का उल्टा वापस आ गया, तो हम कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा, सममित संबंध हो जाएगा, ठीक। लिख दें यहाँ पर, इसलिए आर क्या हो जाएगा, सममित संबंध हो जाएगा, आर सममित संबंध है, ठीक। इसलिए आर हमारा क्या है, सममित संबंध है। हम तीसरा सिद्ध करेंगे संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध, ठीक। संक्रामक संबंध के लिए मान लीजिए अगर तीन त्रिभुज है, कितने हैं, तीन त्रिभुज T1 T2 T3, ये बिलोंग्स टू है, सवाल में लिखा है, मान लीजिए ए से आए हैं, ठीक।
तो मैं इन दोनों में निकालूंगा, फिर इन दोनों में निकालूंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा T1 और R T2 है ना। T1 और T2 में क्या संबंध लिखा है, T1 T2 के समरूप है, क्या है, समरूप है, ठीक। अच्छा, अब T2 T3 में निकालूंगा, तो T2 R T3, तो T2 T3 कैसे हो जाएंगे, T2 T3 की क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। देखिए इन दोनों में मैं निकाला, इन दोनों में निकाला। अब ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए अगर T2 से T2 कर जाए तो बचे यहाँ पे T1 T3। अब ध्यान समझेंगे, T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है, तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि T1 T3 के समरूप हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए T1 T3 की क्या है, समरूप है, मतलब वही लिख देंगे, समरूप है। तो देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मेरा पॉले, देखिए यहाँ पर T1 पहले लिखा था, यहाँ पर पहले T1, यहाँ पर बाद में T2 लिखा था, बाद में T2, यहाँ पर पहले T2 लिखा था तो यहाँ पर पहले T2 है, यहाँ पर हमारा बाद में T3 है तो हमारा बाद में T3 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, पहले T1 है तो मैं इसको लिख दूँ पहले T1, और यहाँ पर R, और यहाँ पर T3 लिखा तो T3 लिख सकता हूँ, इतनी। अब देखिए ध्यान से, मैंने बताया था कि पहला दूसरे से लेकर चला था, दूसरा तीसरे से लेकर चला था, तो पहले से तीसरे में मैंने ला दिया संबंध, इसलिए ये क्या है, संक्रामक संबंध है, इसलिए R संक्रामक संबंध है। अब देखिए भाई साहब, देखिए यहाँ पर चूंकि R क्या है, स्वतुल्य कामा सममित, सममित तथा संक्रामक, ठीक, तीनों संबंधों को दर्शाता है, ठीक, दर्शाता है, इसलिए R तुल्यता संबंध, क्या है, तुल्यता संबंध है, ठीक। हमसे एक चीज और पूछा था, इसमें देखते हैं मैं वो पूछा क्या है। सवाल में पूछा हमसे, और हमसे पूछा है T1 कर भुजा, देखिए T1 लिखा है ना, ध्यान से समझिए, इसके बाद की सवाल है। T1 की भुजा क्या लिखा है, 3 4 5, ठीक। और T3 की भुजा क्या, T2 की भुजा लिखी है 5 12 13, 5 12 13, और T3 की लिखा है भुजा 6, T2 बराबर 6 8 10 लिखा है ना, अब लिखा है 6 8 10, और T3 बराबर लिखा है, एक मिनट, 3 4 5 5 12 13, अरे यार ये 5 12 13 ही है, 5 12 और 13 लिखा है, और T3 लिखा है 6 8 10 लिखा है, 6 8 10 लिखा है। अब ध्यान से देखेंगे इसमें संबंध क्या है, देखिए यहाँ पर समरूप त्रिभुज की बात किया है। देखिए 3 का दुगुना 6, 4 का दुगुना 8 और 5 दुगुना 10, मतलब हम कह सकते हैं कि T1 T3 क्या है, समरूप है, यही तो संबंध निकलेगा। यहाँ पर लिखेंगे T1 T3 की क्या है, समरूप है, समरूप है। अब ये समरूप इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। देखिए 3 में 6 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, मतलब 1/2 आएगा, 4 में 8 से भाग करेंगे तो 1/2 आएगा, 5 में 10 से भाग करेंगे तो 1/2 आएगा। हम कह सकते हैं इसलिए कि T1 T3 क्या है, समरूप हो जाएगा भाई साहब, सवाल खत्म। अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा है। अगर वीडियो अच्छा लगे भाई साहब तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक। देखिए अगला सवाल क्या लिखा है, 12 सवाल हो गए मेरे, 13वां बताना है ना। देखिए लिखा है, सिद्ध कीजिए कि समस्त भुज के समुच्चय ए में R बराबर लिखा है ना, P1 P2 भुजाओं की संख्या समान है, प्रकार के परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है, मतलब इसको हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। कर 3 4 5 लंबाई के भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयव का समुच्चय याद कीजिए। कुछ नहीं करना है, बस तुल्यता सिद्ध करना है, उसको तो हम लोग बाद में सिद्ध कर देंगे।
लिखा है आर बराबर क्या लिखा है, ध्यान से देखेंगे, लिखा है P1 और P2 में संबंध लिखा है। क्या लिखा है, P1 P2 में मतलब देखिए बहुभुज है ना, कोई पॉलीगन है, मतलब लिखा है P1 बराबर P2 लिखा है। मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, सच दैट P1 बराबर P2, मतलब P1 में और P2 में भुजाओं की संख्या बराबर है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ P1 बराबर क्या लिखा है, P2। अब ध्यान से देखेंगे, हम लोग यहाँ पर निकालेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए। स्वतुल्य संबंध के लिए देखिए, स्वतुल्य संबंध के लिए क्या है, ठीक, मैंने बताया था कि दोनों के शकल बराबर बराबर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर P1 और P2 में संबंध लिखा है, तो मैं इसको P1 और P2 लिख सकता हूँ, ठीक। मैंने बताया कि दोनों स्वतुल्य में दोनों की शकल बराबर बराबर होनी चाहिए, तो P1 R P1 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर दोनों जगह मैं क्या लिखूंगा, P1 बराबर P1 लिख दूंगा, ठीक, P1 बराबर P1, ठीक। अब भाई साहब ये अच्छा P1 बराबर P1 हो जाएगा। ये कोई संख्या खुद के तो बराबर होता है, ये बहुभुज ये खुद के कोई बहुभुज खुद के बहुभुज के बराबर तो होता है ये, ठीक। यहाँ पे लिख देंगे इसलिए आर स्वतुल्य संबंध है, ठीक, आर स्वतुल्य संबंध है, ठीक। अब निकालेंगे यहाँ पर दूसरा सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए देखिए, सममित संबंध के लिए हमें लेकर चलना है, तो मैंने बताया था ये जो दिया है उसी का उल्टा लिखना है मुझे। तो यहाँ पर देखिए P1 और P2 में संबंध क्या लिखा है, P1 बराबर P2 लिखा है ना, P1 बराबर P2 लिखा है, ठीक। तो मैं इसका उल्टा लिख दूं थोड़ा सा, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या, P2 बराबर P1, ये कई बात है ना। अब देखिए यहाँ पर पहले P1 था तो पहले P1, बाद में P2 था तो बाद में P2 लिखा है। मैंने यहाँ पर मेरा क्या गया, पहले P2 आ गया है, तो मैं पहले P2 लिख सकता हूँ, और R बाद में P1 आया तो P1 लिख दूंगा। देखिए मैंने इसी का उल्टा ला दिया ना, तो मतलब ये सममित संबंध है, लिख देंगे इसलिए R सममित संबंध है, ठीक, इसलिए R सममित संबंध है। तीसरा सवाल देखेंगे पूछा, अच्छा तीसरा पॉइंट हम देखेंगे संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक संबंध लगा देंगे यहाँ पर, देखिए लगाइए संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध के लिए देखिए, संक्रामक संबंध के लिए मान लीजिए तीन बिंदु है ना, तीन बहुभुज हैं, P1 कामा P2 कामा P3, ठीक, समुच्चय से मान लिया है ना। आज समुच्चय क्या है, हमारे बहुभुज का समुच्चय, ठीक। तो यहाँ पर पहले P1 P2 में निकालूंगा, फिर P2 P3 में निकालूंगा, फिर पहले से P3 में आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। यहाँ पर निकालूंगा P1 R P2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P1 R P2 का मान क्या है, P1 बराबर P2, ठीक। अच्छा P2 P3 में क्या संबंध मिलेगा, P2 बराबर क्या मिलेगा, P3, P2 R P3, मतलब P2 और P3 में संबंध क्या मिलेगा हमारा, P2 बराबर P3 में मिलेगा। क्यों, यहाँ पर पहले P1 था तो बाद में P2 था, तो P1 बराबर P2, हमारा पहले P2 है यहाँ पर इसीलिए P2 लिखा गया है, बाद में P3 है तो बाद में मैंने P3 लिखा है। देखिए इसको एक और देखिए, P1 P2 बराबर है और P2 P3 के बराबर है, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि P1 P3 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसीलिए P1 बराबर क्या मिलेगा, P3, ठीक। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, देखिए P1 R P3, ठीक, मतलब P1 R P3 लिख दूंगा, ठीक। तो अब देखिए मैंने पहले दूसरे से लेकर चला था, दूसरे तीसरे से लेकर चला था, तो मैंने पहले से तीसरे से संबंध ला दिया ना, इसलिए आर हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा, इसलिए आर संक्रामक संबंध है, ठीक, संक्रामक संबंध है। देखेंगे चूंकि आर स्वतुल्य कामा सममित कामा संक्रामक, संक्रामक तीनों को दर्शाता है ना, तीनों को दर्शाता है, दर्शाता है, इसलिए आर तुल्यता संबंध है, क्या है, तुल्यता संबंध है, ठीक। सवाल खत्म। हमसे शायद इसी में एक चीज और पूछा था, देखते हैं वो सवाल क्या पूछा है। देखिए लिखा है तुल्यता संबंध 3 4 5 वाले,
ये रहा, ठीक। तीन P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है। करा कि 3 4 5 वाले त्रिभुज 3 4 5 वाले, देखिए ध्यान से लिखा है, कोई त्रिभुज बनाया है 3 4 5 वाला ना, कोई त्रिभुज बनाया है जिसकी भुजा क्या लिखा है 3 4 और 5 लिखा है, ठीक। कि भुजा वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयव का समुच्चय ज्ञात कीजिए। देखिए अब बताइए 3 4 5 ये क्या है, समकोण त्रिभुज है ना। अब देखिए त्रिभुज क्या आता है, त्रिभुज भी एक प्रकार क्या है, बहुभुज बनेगा यहाँ पर, इसलिए लिख देंगे 3 4 5 एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज। इसको मैं लिख सकता हूँ बहुभुज है, क्या है, बहुभुज है, ठीक। तो ये देखिए ध्यान से, तो ये समकोण त्रिभुज वाला बहुभुज है ना, तो इसका समुच्चय क्या बनेगा, इसलिए 3 4 5 एक बहुभुज, बहुभुज वाला, बहुभुज त्रिभुज वाला समुच्चय है, ठीक, समुच्चय है। वैसे भी देखिए ध्यान से 3 4 5 क्या है, त्रिप्लेट है, तो ये 3 3 4 5 क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज है। अब त्रिभुज कोई भी रहे वो बहुभुज होता है, तो मैं लिखूंगा 3 4 5 बहुभुज, एक बहुभुज त्रिभुज वाला समुच्चय है, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अगर भाई साहब इसे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक। देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारा। देखिए शायद हमारा ये 14वां सवाल था क्या, 12 13, 13वां सवाल था। देखिए 14वां सवाल हमारा है, मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित एक रेखाओं का समुच्चय यल में L1 L2 सच L1 L2 सच दैट L1 समांतर L2 है ना, द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। y बराबर 2x+4 से संबंधित रेखाओं के समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो ये भी सवाल आसान है। देखिए लिखा है समस्त रेखाओं के समुच्चय है ना। देखिए R बराबर क्या लिखा है, मान लो यल समुच्चय सवाल में लिखा है, ठीक। तो R बराबर हमारा क्या लिखा है सवाल में, लिखा है L1 और L2 में संबंध लिखा है, L1 कामा L2 में क्या संबंध लिखा है, सच दैट L1 समांतर L2 है, ठीक। L1 समांतर है, क्या है, L2 में, ये भी लिख सकता हूँ, ठीक। L1 L2 क्या है, समांतर है। अब देखिए भाई साहब मैंने बताया इसको सिद्ध करना है तुल्यता संबंध, तो यहाँ पर निकालेंगे L1, तो पहला पॉइंट स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए देखिए ध्यान से, स्वतुल्य संबंध के लिए मैंने बताया कि दोनों की शकल यहाँ पर बराबर बराबर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर L1 L2 में संबंध लिखा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ L1 और L2, ठीक। तो यहाँ पर निकालूंगा मैं L1 R L1, मतलब L1 का संबंध L1 से निकालूंगा, ठीक। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि L1 समांतर क्या मिलेगा, L1, यही बात है ना। अब देखिए यहाँ पर L1 था, दोनों जगह L1 है, तो हम भी यहाँ पर दोनों जगह क्या लिखेंगे, L1 लिखेंगे। अब देखिए कोई संख्या खुद के समांतर होती है या फिर संरेख होती है, एक ही बात है। आप लोग भी सदिश वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा कि L1 कोई संख्या खुद के समांतर और संरेख जरूर होती है, ठीक। समांतर और संरेख सदिश होती है, ठीक। इसलिए R स्वतुल्य संबंध है, इसलिए R स्वतुल्य संबंध है, ठीक। अब निकालेंगे यहाँ पर सममित संबंध के लिए, सममित संबंध। देखिए सममित संबंध कैसे निकलेगा, इसी का उल्टा हम लोग सिद्ध कर देंगे। तो देखिए सीधा पहले लिखा है L1 R L2, मतलब L1 और L2 में संबंध रिलेशन लिखा है। L1 समांतर क्या लिखा है, L2 लिखा है सवाल में। अब बताइए L1 L2 के समांतर है, तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ L2 L1 के समांतर हो जाएगा। यहाँ पर L2 समांतर क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर पहले L1 बाद में L2 बाद में L2 था, और मेरा यहाँ पर पहले L2 आया तो मैं पहले L2 लिख दूंगा, ठीक। और संबंध क्या मिलेगा, यहाँ पर बाद में L1 है तो बाद में L1 कर दूंगा। देखिए मैंने इसी का उल्टा सिद्ध कर दिया यहाँ पर, इसलिए R हमारा क्या हो जाएगा, सममित संबंध हो जाएगा। इसलिए R सममित संबंध
है। ठीक, अब निकाल के चलेंगे तीन समुच्चय हैं। ठीक, संक्रामक संबंध के लिए निकालेंगे यहाँ पर संक्रामक संबंध के लिए। देखिए संक्रामक संबंध के लिए हम तीन बिंदु लेकर चलूंगा, मतलब तीन रेखाएं लेकर चलूंगा। ठीक, L1 कामा L2 L3 बिलोंग्स टू L, मतलब ये संख्या L से आए हैं। ठीक, तो देखिए मैं पहले से दूसरे से, फिर दूसरे का तीसरे से निकालूंगा, फिर पहले का तीसरे से अपने आप निकल जाएगा। ठीक, यहाँ पर L1 R L2 क्या लिखा है, देखिए L1 समांतर L2 है। ठीक, अच्छा L2 और L3 में निकालूंगा तो L2 R L3 मिलेगा। ठीक, तो दूसरे का तीसरे से देखिए यहाँ पर L2 समांतर L3 हो जाएगा, तब L2 समांतर L3 हो जाएगा। अब बताइए L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर, तो मैं भी कर सकता हूँ कि L1 L3 के समांतर हो जाएगा, इसलिए L1 समांतर क्या मिलेगा, L3। अब देखिए यहाँ पर पहले L1, देखिए यहाँ पर पहले L1 तो L1 L2 L2 तुम्हारा हमारा पहले यहाँ पर क्या आया, L1 आया है, तो L1 लिख दो, R L3 लिखा तो L3 लिख देंगे। ठीक, तो देखिए पहले का दूसरे से लेकर चला था, दूसरे का तीसरे से लेकर चला था, तो पहले का तीसरे से मैंने ला दिया, इसलिए ये क्या है, R संक्रामक संबंध है, इसलिए R संक्रामक संबंध है। अब लिखेंगे यहाँ पर चूंकि R स्वतुल्य कामा सममित कामा संक्रामक तीनों को दर्शाता है, तीनों को दर्शाता है। ठीक, इसलिए R तुल्यता संबंध क्या है, तुल्यता संबंध है। सवाल खत्म। शायद इसमें एक चीज और पूछा है, देखते हैं वो सवाल कौन कौन से हैं। ठीक, इसमें और पूछा है, देखिए ध्यान से, एक मिनट सवाल पढ़ दे रहा हूँ। देखिए लिखा है क्या इसमें, y बराबर 2x प्लस 4 लिखा है। देखिए यहाँ पर y बराबर क्या लिखा है, 2x प्लस 4 लिखा है। ठीक, इसके समांतर हमें और रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। देखिए ये ध्यान से देखेंगे, ये इसकी प्रवणता कितनी है, 2 है। y बराबर mx प्लस c से तुलना करेंगे तो इसकी प्रवणता कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी, और c बराबर इसमें क्या है, 4। अच्छा बताइए, अगर इसी के समांतर कोई रेखा खींचेंगे तो प्रवणता तो बदलेगी नहीं, मतलब m का मान तो बदलेगा नहीं। हाँ, कभी c का मान बदल जाएगा, हो सकता है c का मान x अक्ष पर कुछ कर दे या फिर y अक्ष पर कटे। यहाँ पर y, यहाँ पर c जो कटा है, या 4 कटा है, y अक्ष पर कटा है, ये c। देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा है, इसको तुलना करेंगे तो y बराबर एम एक्स प्लस सी से ही तो तुलना कर देंगे, तो यम का मान 2 है और सी का मान कितना है, 4 है, और सी क्या होता है, y अक्ष पर कटा अंतःखंड होता है। ठीक, इसलिए अब इसका रेखाओं का समुच्चय क्या मिलेगा, रेखा का समुच्चय। भाई साहब अगर देखिए अगर रेखा समांतर होगी तो उसकी प्रवणता कभी बदलती नहीं है, तो क्या मिलेगा, y बराबर, यहाँ पर इसकी प्रवणता 2 है तो इसकी प्रवणता क्या मिलेगी, 2 मिलेगी, 2x प्लस c का मान कुछ हो सकता है, c का मान मैंने c लिख दिया है। ठीक, फिर रेखा क्या मिलेगा, हमें समीकरण मिलेगा या फिर रेखा का समुच्चय मिलेगा। c का मान 1 2 3 5 6 8 कुछ भी हो सकता है, और ये c होता है y अक्ष पर कटा अंतःखंड। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, सवाल क्या लिखा है। एक मिनट, टाइम कितना हो रहा है, देखिए ध्यान से अगला सवाल। अगर सवाल समझ में आ रहे हैं तो भाई साहब इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, अगला सवाल देखिए लिखा है क्या, 15वां लिखा है। देखिए ये तो आप लोग देखते ही देखते बता देंगे, ये तो सवाल मैंने जब सवाल चालू किए थे प्रश्नावली 1.1 तब पहले दिन ही मैंने सब सवाल बताए। देखिए लिखा है समुच्चय आर बराबर में लिखा है, मैं डायरेक्ट सवाल आंसर बता दे रहा हूँ इसका। आर बराबर क्या लिखा है, 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 लिखा है। ठीक, कह रहा है कि द्वारा था में क्या लिखा है, ये क्या क्या है, देखिए ध्यान से, ये क्या है, इसको देखने पर क्या पता चल रहा है, देखिए ध्यान से, स्वतुल्य और संक्रामक दिखा, लेकिन सम्मित तो नहीं दिख रहा है। देखिए सम्मित के लिए क्या होना चाहिए, इसका उल्टा होना चाहिए। देखिए उसका उल्टा, देखिए 1 2 का देखिए अच्छा यहाँ पर संबंध लिखा है ना, आर बराबर 1 2 3 4 लिखा है। ठीक,
आर बराबर 1 2 3 4 लिखा है। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे। अब मैंने बताया था कि एक का संबंध एक एक इसमें उपस्थित है, दो दो होने चाहिए, दो दो भी उपस्थित है। स्वतुल्य संबंध के लिए क्या मैंने बताया, दोनों के शकल बराबर होने चाहिए। तो एक एक भी है, दो दो भी है, तीन तीन भी है, चार चार भी है क्या इसमें, चार चार भी है। तो मतलब स्वतुल्य संबंध तो हो गया। अब निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। ठीक, सममित संबंध के लिए देखिए यहाँ ध्यान से, सममित सम्य संबंध के लिए बताइए, ध्यान से समझेंगे। मैंने बताया था कि जो सवाल दिया उसी का उल्टा होना चाहिए। तो बताइए इसमें एक दो का उल्टा क्या मिलेगा, दो एक, इसमें कह दिया है तो सम्मित संबंध नहीं है। ठीक, संक्रामक संबंध देखेंगे, संक्रामक संबंध। ठीक, संक्रामक संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध के लिए मैंने बताया था तीन दो लेंगे। अगर देखिए, अगर ये दो से दो कट जाए तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एक दो, तो एक दो उपस्थित है। ठीक, सही बात है, मतलब ये तो है। अब देखिए मान लीजिए कोई यहाँ पर इसके लास्ट में देखिए हमारा, अगर मैं इन दोनों से तुलना कर दे रहा हूँ, अगर ये एक से एक कटेगा यहाँ पर क्या मिलेगा, एक तीन मिलेगा। तो चूंकि यहाँ पर एक तीन उपस्थित है कि नहीं, यहाँ पर उपस्थित है। उसी तरह चार, इसको देखिए एक 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 से लिख लीजिए, चार को लिख लीजिए, हम करा तो हो गया है। हाँ देखिए, अब यहाँ पर अगर इन दोनों का तुलना करेंगे तो तीन से तीन कटेगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, तीन दो, तो तीन दो इसमें उपस्थित है। अगर इन दोनों की तुलना करेंगे तो तीन से तीन कटेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, एक तीन, इसमें एक तीन भी उपस्थित है। मतलब भाई साहब इसमें जो जो दिए सब संक्रामक संबंध है ना। तो भाई साहब ये स्वतुल्य है, सममित नहीं है और संक्रामक है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, स्वतुल्य, स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। छोट लास्ट सवाल मुझे लग रहा है जहां तक बचा है, लास्ट सवाल। देखिए लिखा है समुच्चयन में, लिखा है ना आर बराबर, देखिए ये सवाल तो 2025-24 में इस बार आया था, ये लेटेस्ट सवाल है ये तो। एनसीईआरटी वाले भाई साहब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिए। ठीक, यहाँ पर लिखा है देखिए ध्यान से, आर बराबर क्या है, ए कामा बी सच दैट, ए बराबर क्या लिखा है, बी माइनस टू, और बी का मान क्या है, सवाल में 6 से बड़ा लेना है। ठीक, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन लिखा है ना, बताइए बी का मान 6 से बड़ा ले लीजिए, ध्यान से समझेंगे। अगर मैं बी का मान 6 से बड़ा लिख रहा, मतलब बी बराबर में क्या लिखूं, 7 लिखूं, तो बी बराबर 7 ले जाकर रखूंगा, तो ए बराबर में क्या मिलेगा, यहाँ पर 7 माइनस 2 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा ना। तो ए का समझ, ये देखिए यहाँ पर तो समझ हमारा क्या मिलेगा, आर बराबर 5 7 मिल जाएगा। तो क्या हमें कहीं 5 7 दिख रहा है इसमें, 5 7 कहीं ऑप्शन नहीं है, मतलब 5 नहीं होगा। तब देखिए, तो 6 से बड़ा है तो 7 रखे हैं, तो 7 वाला ऑप्शन तो रह दिया है, अब 8 रखेंगे, ले जाकर रखेंगे, तो बी का मान ले जाकर रखेंगे 8। ठीक, तो बी का मान ले जाकर यहाँ पर 8 रखेंगे, तो ए बराबर क्या मिलेगा हमें, 8 माइनस 2 मिल जाएगा, तो 8 माइनस 2 घटे, यहाँ पर क्या मिलेगा, 6। तो ए का मान कितना मिला, 6, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, संबंध 6 कामा 8। देखिए 6 कामा 8 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी, देखिए ध्यान से, 6 का 8 ऑप्शन नंबर सी में मिल जा रहा है। और भाई साहब ये तो 2024 में पेपर में आता है। देखिए यहाँ पर एक नंबर के सवाल, एनसीईआरटी वाले जितने ऑप्शन वाले सवाल होते हैं, सब के सब वेरी 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, वो तो डायरेक्ट सवाल में चले आते हैं, उतर के आ जाते हैं। कितने सवाल मैंने देखा है 2024 के, बड़े बड़े सवाल से लेकर छोटे छोटे सवाल तक एनसीईआरटी वाली बुक से डायरेक्ट सवाल छप के आ गए हैं। ठीक, इसका संबंध क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए देखिए, प्रश्नावली 1.1 खत्म हो गई। हो सकता है हम अगले अगले वीडियो में, देखिए मैं प्रश्नावली 1.2 को मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक, ये हो सकता है मैं अब प्रश्नावली 1.2 को चालू करूँ, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, जो भी मतलब कि बोर्ड की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें मतलब इस क्लास को जरूर उनके पास शेयर कीजिए। ठीक, उनके बाद उनको बताइए कि यहाँ पर मतलब कि बहुत बढ़िया से क्लास चलाया जा रहा है। यहाँ पर 10 और 12 के लिए दोनों के लिए क्लास चलेगा। ठीक,
हो सकता है कि मैं 10 में आप पढ़ते हैं तो मैं विज्ञान भी हो सकता है चालू करने वाला हूँ। विज्ञान भी चालू हो जाएगा धीरे धीरे, आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक, चल ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।